हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कोलिजन का पहला लेक्चर था। हमने वहां पे एक कंसेप्ट देखा था, रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट क्या होता है और कोलिजन रेस्टिट्यूशन। ठीक है, उसी को बढ़ा रहे हैं, समझते हैं। हमें क्वेश्चन ले रहे हैं। पहले ये देखो, ये एक बॉल है जिसकी मास है m और इसकी मास है 2m। ये इधर जा रहा है विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड और ये इधर जा रहा है विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, दोनों में कोलिजन हुआ। E की वैल्यू दी हुई है 1/2। बताना है कोलिजन के बाद दोनों की स्पीड कितनी कितनी होगी। बताना है दोनों की स्पीड कोलिजन के बाद कितनी कितनी होगी। तो क्या होगा, हम कहते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट ब्लॉक का स्पीड हो जाएगा v1 और सेकंड का स्पीड हो जाएगा v2। लेट द स्पीड बी v1 एंड v2। लेट द स्पीड बी v1 एंड v2। ठीक है ना। इसका स्पीड मान लेते हैं कितना हो गया, v2। तो क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो क्या लिखेंगे, m इंटू m1 v1 प्लस m इंटू 6 इज इक्वल टू m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2। तो m और m कट गया, क्या आएगा, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 20। सही है, एग्रीड। सेकेंड इक्वेशन, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। E की वैल्यू को दी हुई है 1/2, इसीलिए v2 माइनस v1 बिकम्स इक्वल टू 2 इंटू 1/2 दैट इज 1। ठीक है, 1। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, कर लेते हैं। दोनों को ऐड कर देते हैं, v1 और माइनस v1 कट जाएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं। 3v2 इज इक्वल टू 21, सो v2 इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। v2 को यहां डाल दो 7, सो v1 बिकम्स इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, ये है ना। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? नहीं सर। इसको याद रखोगे, यहां मास कितना था m, यहां कितना था 2m। m 2m, e की वैल्यू 1/2, ये 8 से है, ये 6 से है। इसके बाद v1 6, v2 7। अब देखो, कोलिजन जब हुआ तो क्या हुआ, जब कोलिजन होता है तो क्या होता है, हम समझने की कोशिश। जब कोलिजन होता है तो क्या होता है, ये पूरा तुम कोलिजन देख रहे हो ना। अभी तक हम जितने कोलिजन देखे थे, ये 1 डायमेंशनल कोलिजन थे। ये 1 डायमेंशनल, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा था। ये 1D कोलिजन था। 1D कोलिजन में क्या होता है कि अगर इसकी वेलोसिटी प्लस या माइनस x में है, इसकी वेलोसिटी प्लस या माइनस x में है, और ये इनकी कॉमन नॉर्मल होती है। अभी बता रहा हूं क्या होता है। अब जरा हम ऑब्लिक कोलिजन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ऑब्लिक कोलिजन। वो क्या होता है, लेट अस सी व्हाट इज ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, मिटा दो। अब देखो, जब भी कोलिजन होता है स्मूथ सरफेसेस पे, जब भी दो बॉडीज कोलाइड करती हैं, तो क्या होता है उस समय, उनके बीच में कैसे फोर्स ऐड करता है और कैसे क्या होता है, ये देखो। मान लो ये एक बॉल है, मान लो ये एक बॉल है और ये एक दूसरा बॉल है। ये दोनों टकरा रहे हैं, ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आप बोलेंगे कॉमन टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्या बोलेंगे, कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। ये दोनों सरफेस पे कॉमन टेंजेंट है। इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे
और आप इसके परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कहलाएगा कॉमन नॉर्मल। ये होता है कॉमन नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, समझ गए? ये कॉमन टेंजेंट है और ये कॉमन नॉर्मल है। जब ये टकराए थे दोनों, हवा में टकराए कैसे भी, जब ये टकराए थे दोनों तो दोनों ने एक दूसरे पे नॉर्मल लगाया था। कैसे लगाया था? नॉर्मल इस डायरेक्शन में। इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, इसने इसको प्रेस किया इस तरफ, इंटीग्रल ऑफ एन dt से, इंटीग्रल ऑफ एन dt से, और इसने इसका रिएक्शन फोर्स लगाया इसके ऊपर माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ एन dt से। एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। नॉर्मल के लॉन्ग एक दूसरे को प्रेस करता है, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। तो ये इसको प्रेस करता है, ये इसको धकेलता है इधर, ये इसको धकेलता है इधर। एक्शन रिएक्शन पेयर। यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगा, और समझो ये जो एन होता है ना, फोर्स टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है। फोर्स वेरी 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 लार्ज होता है। टाइम इंटरवल टेंडिंग टू 0 होता है, बहुत कम टाइम होता है। 1 मिली सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, 1 पीको सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, 1 पीको सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, इतने में प्रोसेस खत्म हो जाता है। इतनी देर लगता है। ये फोर्स बहुत कम टाइम लगता है, बट जितने देर लगता है इतना बड़ा लगता है, इतना बड़ा लगता है कि इसके सामने mg, टेंशन, नॉर्मल, छोटे छोटे फोर्स नेग्लिजिबल हो जाते हैं। अगर ये 10⁻6 न्यूटन का फोर्स है और वेट अगर 10 न्यूटन है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इतने टाइम इंटरवल में? नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 10⁻6 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन या माइनस 10 न्यूटन। 10⁻6 में 10 माइनस से प्लस करो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10⁻6 ही रहेगा। इसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। जितनी देर में ये लगा, ये टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ये टेंडिंग टू 0 है, बट इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक फाइनाइट वैल्यू आता है। ऐसे फोर्सेस हम क्या बोलते हैं? ऐसे फोर्सेस हम क्या बोलते हैं? n टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड dt टेंडिंग टू 0। बट n dt ये फाइनाइट वैल्यू। एग्जांपल 10⁻10 न्यूटन इंटू 10⁻−10 सेकेंड। देखो कितना बड़ा फोर्स कितने कम टाइम के लिए है। तो इस ड्यूरेशन में हम सारे कांस्टेंट फोर्स को नेग्लिजिबल मानते हैं। हम देखेंगे बाद में चल के। इसको हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स। फॉर दिस इंटरवल दिस इज द ओनली फोर्स। एनी कांस्टेंट फोर्स is neglected during this time interval। चलो जो भी है, यहां फोर्स लग गया। अब सोचो कोलिजन के पहले इसकी एक वेलोसिटी थी, कोलिजन के पहले इसकी एक वेलोसिटी इस तरह से थी u1। एंगल कितना बना रहा था कॉमन नॉर्मल के साथ? θ1। और कोलिजन के पहले इसकी वेलोसिटी थी u2। ये एंगल कितना बना रहा था? θ2। ये मास m1 है, ये m2 है। समझ रहे हो? कोलिजन के ठीक पहले इस कॉमन नॉर्मल के साथ ये वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी u1 वाज मेकिंग θ1, दिस वेलोसिटी u2 वाज मेकिंग θ2। अब समझो u1 या u2 या कोई भी एक, u1 और u2 में से कोई भी एक अगर इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, कॉमन नॉर्मल पे लाई नहीं कर रहा है, तो वो 2 डायमेंशनल कोलिजन हो जाएगा। यहां देखो अभी तक हम केस लिए थे उसमें u1 जो था चाहे इस तरफ हो चाहे दूर हो, बट लाई करता था along द कॉमन नॉर्मल ही। अब तक जो हम केस लिए थे उसमें जो कॉमन नॉर्मल होता था, ये जो कॉमन नॉर्मल का लाइन होता था, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कॉमन नॉर्मल बनता था, वेलोसिटी की वैल्यू उसके ऊपर लाई करती थी, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो। u1 जो है इधर हो या इधर हो, और u2 इधर हो या इधर हो।
यानी तीन वेक्टर्स आपस में कोलिनियर थे, तीन डायरेक्शन आपस में कोलिनियर थे। कौन कौन सा? u1 वेक्टर, u2 वेक्टर और कॉमन नॉर्मल, तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे थे, इसीलिए 1D मोशन हो रहा था। बट यहां पर ये कॉमन नॉर्मल का लाइन है और एक भी वेलोसिटी इसके साथ इस पे लाई नहीं कर रहा है, किसी एंगल पे है, तो वो कहलाएगा ऑब्लिक कोलिजन। क्या कहलाएगा? ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन, इसको क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, ये 1D मोशन होता है और ये 2D मोशन होता है। देखते हैं कैसे होता है। अब जरा सोचो, इसकी बात करो, अब इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे, इसका मोशन निकालेंगे कैसे? तो इसका तरीका यह है कि तुम इसके मोशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दो। कौन कौन सा? टेंजेंशियल और नॉर्मल। अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये बताओ इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लगा? इस डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन में क्या ब्लॉक 1 पे कोई फोर्स लगा, कोई इंपल्स लगा? नहीं लगा। जो भी फोर्स लगा वो नॉर्मल में लगा। तो इसीलिए बिकॉज इस डायरेक्शन में फोर्स लगा ही नहीं, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं। ठीक, हम बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट, सिंस नो फोर्स एक्ट्स, नो फोर्स और इंपल्स acts along common normal, therefore tangential along common tangent, therefore tangential velocity remains conserved, tangential velocity remains same। मतलब इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी पहले थी वो वही रहेगी, इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी पहले थी वो वही रहेगी। तो ये बताओ इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी थी कोलिजन के पहले? कोलिजन के पहले तो जरा हम देखें टेंजेंट के अलोंग, जरा हम देखें अगर कोलिजन के बाद टेंजेंट के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या थी और इसकी वेलोसिटी क्या थी? इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में क्या थी? u1 sin थीटा 1, u1 sin थीटा 1 यही थी ना। इसकी वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या था? टेंजेंट के डायरेक्शन में u1 sin थीटा 1, तो ये u1 sin थीटा 1 ही रहेगा। इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या था टेंजेंट के डायरेक्शन में? u2 sin थीटा 2, u2 sin थीटा 2, ये नहीं बदलेगा। वेलोसिटी को बदलने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स इधर लगा ही नहीं, समझ रहे हो ना? टेंजेंशियल वेलोसिटी रिमेंस सेम, इंडिविजुअली सेम रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब आ जाओ नॉर्मल के डायरेक्शन में, तो इस वेलोसिटी को नॉर्मल के डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से आया था? नॉर्मल के डायरेक्शन में ये किस वेलोसिटी से आया था? मान लो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं नॉर्मल के डायरेक्शन में कोलिजन के बाद v1 नॉर्मल, इसको मान लेते हैं कितना? v2 नॉर्मल। हम इसकी वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट, ये तो पता चल गया, टेंजेंशियल तो पता चल गया, जो था वही है, कोई नहीं बदलेगा। इसकी वेलोसिटी अगर टेंजेंशियल 6 थी तो 6 ही रहेगी, इसकी वेलोसिटी अगर टेंजेंशियल 5 थी तो 5 ही रहेगी। इस डायरेक्शन में ये किसी वेलोसिटी से आ रहा था और ये किसी वेलोसिटी से जा रहा था कोलिजन के पहले। कोलिजन के बाद ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 n से जा रहा है और ये v2 n से जा रहा है। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 along द नॉर्मल एंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 along द नॉर्मल। तो अब v1 n और v2 n कैसे निकालेंगे? तो अब तुम क्या करो, इनको 1D मान लो, 1D कोलिजन में जो तुम किए थे। टू गेट दिस वेलोसिटी, विच वेलोसिटी? टू गेट दिस वेलोसिटी v1 n and v2 n, take one dimension motion along the normal, apply पहला मोमेंटम कंजर्वेशन,
नॉर्मल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये आया था किस स्पीड से, u1 cos थीटा 1 से, ये जा रहा था किस स्पीड से, u2 cos थीटा 2 से, टकराया, इसका स्पीड हो गया v1n, इसका हो गया v2n, हमको टेंजेंशियल से कोई मतलब नहीं है। इसका नॉर्मल कंपोनेंट कोलिजन के पहले क्या था, u1 cos थीटा 1, इसका कितना था, u2 cos थीटा 2, कोलिजन के बाद इसका कितना है, v1n, इसका v2n, तो क्या क्या लगाएंगे, एक m1 u1 cos थीटा 1, m1 इंटू u1 cos थीटा 1 प्लस m2 इंटू u2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू m1 v1n प्लस m2 v2n, जो हमने वहां किया था, कहां किया था, 1D मोशन में, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन E, रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट किधर लगता है, नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है, तो क्या लिख देंगे, E इज इक्वल टू v2n माइनस v1n बाय u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2, या तुमको कोई रिजल्ट अगर याद है, कोई रिजल्ट पहले का, उसको यूज कर लो डायरेक्ट। देखो बता रहा हूं कैसे, यहां जब लिखोगे मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा क्या लिखोगे, E की वैल्यू यहां क्या आएगी, v2n माइनस v1n बाय u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2, और मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, m1 u1 cos थीटा 1, m1 u1 cos थीटा 1 प्लस m2 u2 cos थीटा 2, देखो m1 u1 cos थीटा 1 प्लस m2 u2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू m1 v1n प्लस m2 v2n, मीन्स ट्रीट इट लाइक along the normal, treat it like head on collision. Agreed? Agreed. Yes sir. अब मैं इसको इलस्ट्रेट कर रहा हूं, देखो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी चीज है, ठीक है, लेकिन मैं इसको इलस्ट्रेट कर रहा हूं, तुम समझ जाओगे, तुरंत समझ जाओगे, और क्वेश्चंस क्या क्या हैं, डिफरेंट सोर्सेज, वही मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक है। तो याद रखना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इंडिविजुअली वेलोसिटी कंजर्व है, मोमेंटम तो कंजर्व है ही, अपनी पर्सनल वेलोसिटी भी टेंजेंशियल कंपोनेंट में कंजर्व रहेगी, किसी की वेलोसिटी टेंजेंशियल में नहीं बदलती है। नॉर्मल डायरेक्शन में बिल्कुल वही करो जो तुम हेड ऑन कोलिजन में करते आए हो, ठीक, वो वेलोसिटी निकालो, तो नेट वेलोसिटी इसका निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, ठीक है। हाँ सर तो अपन ने इसको v1n और v2n क्यों लिखा, डायरेक्ट v1 v2 क्यों नहीं लिखा है? हाँ, ये मैंने बस ये बताना शुरू किया है कि ये v1n जो ये सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट है, नेट वेलोसिटी नहीं है। नेट वेलोसिटी जो होगा उसको v1 से दिखाएंगे, नेट वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u1 sin थीटा 1 होल स्क्वायर प्लस v1n का होल स्क्वायर, समझ रहे हो। अब देखो, अब मैं इसको इलस्ट्रेट कर रहा हूं, हालांकि बुक्स में तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, जो मैं बता दूंगा वो रेडीमेड से तुम यूज कर सकते हो, बट मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे तुम समझ सकते हो। मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन तुमको कराया था, क्या क्वेश्चन था भाई, दो मास लिए थे, m और 2m लिया था ना, एक की वेलोसिटी थी 8, एक की वेलोसिटी थी 6। उस क्वेश्चन को लेने का मेरा पर्पस ये था, मैं दोनों काम करना चाह रहा था, वार्म अप भी करना चाह रहा था और यहाँ यूज भी करना चाह रहा था। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया था अभी तुरंत, हेड ऑन कोलिजन का। हेड ऑन कोलिजन मतलब इसके नॉर्मल के अलॉन्ग दोनों वेलोसिटी थी, ये मास m थी, ये मास 2m थी, इसकी वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकेंड, इसकी थी 6 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा था E की वैल्यू 1/2 है, तो आपको ये बताना था कोलिजन बाद इसकी स्पीड कितनी आएगी, इसकी स्पीड कितनी आएगी। एक मिनट रुक जाओ, मुझे थोड़ा इधर से शुरू करना चाहिए, इधर ज्यादा जगह है। ये एक मास था m और ये शायद एक मास था 2m, ये था ना। इसकी वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकेंड, इसकी थी 6 मीटर पर सेकेंड। ये हेड ऑन कोलिजन था, 1D कोलिजन, यानी कि इन दोनों की वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल ही लाई कर रही थी।
ई की वैल्यू दी थी 1/2। आपसे पूछा गया था कोलिजन बंध की स्पीड क्या होगी। आपने माना था, मान लेती है स्पीड कितनी हो जाएगी v1 और ये स्पीड कितनी हो जाएगी v2। मुझे आपने कहा था इसको सॉल्व किया था, मुझे जहां तक याद है सॉल्व किया था, दो इक्वेशन लगाया था, मोमेंटम कंजर्वेशन और रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट। v1 की वैल्यू आई थी 6 मीटर पर सेकेंड, v2 वैल्यू आई थी 7 मीटर पर सेकेंड। सही है ना, ये आया था ना। हाँ सर। अब सोचो क्वेश्चन अगर ऐसा होता, ये एक स्फेयर है और ये एक दूसरा स्फेयर है, ऑब्लिक कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन क्या होता है ये तुम कैरम बोर्ड में देख सकते हो, बिलियर्ड्स में भी होता है, बट जनरली हम लोग बिलियर्ड्स कम खेले होते हैं, कैरम बोर्ड ज्यादा खेले होते हैं। कैरम बोर्ड में यहां एक मान लो गोटी इस तरह से है और इसको मुझे इसमें भेजना है सॉकेट में, तो मैं अगर यहां से स्ट्राइकर लूं और इसको ऐसे जगह हिट करूं सीधे हेड ऑन कोलिजन, तो ये चला जाएगा, चला जाएगा ना। यस सर। ये हेड ऑन कोलिजन हो, जब स्ट्रेट भेजना हो तो हेड ऑन कोलिजन करते हैं। बट कभी कभी होता ऐसा है, होता है कि गोटी यहां पर होती है, यहां से भी मैं इसको भेजूं ना तो भी नहीं जा सकता है, मतलब इसको डायरेक्ट हिट करके तो भेजना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से स्ट्राइकर को लेकर इसको कट मारता हूं, कट समझ रहे हो ना, ऐसे भेज देता हूं। ये जा रहा था इस तरह से, बट यहां अगर हम जब ये दोनों कांटेक्ट में आएगा, जब ये और ये कांटेक्ट में, जब स्ट्राइकर और ये गोटी कांटेक्ट में आएगा, इसका जो कॉमन नॉर्मल होगा ना वो पास होना चाहिए कहां से, सेंटर से। सही रहो। यस सर। इसको बोलते हैं कट मारना। तो टेक्निक यही होता है, टेक्निक यही होता है, कट मारना है, कितने इस पे मारे कि ना ये यहां टकराए ना यहां जाए, बीच में एकदम सटीक जाए, इसी को प्रैक्टिस में देखा जाता है। दूसरी बात है कितनी जोर से मारना है। हेड ऑन मारोगे तो फोर्स का ट्रांसफर ज्यादा होता है, ऑब्लिक मारोगे तो फोर्स का ट्रांसफर थोड़ा कम होता है। तो सेम फोर्स देना है तो ऑब्लिक में स्पीड बढ़ाना पड़ता है, ये हम सब जगह यूज करते हैं। ठीक है, सो देखो इसमें क्या होता है। हमारा क्वेश्चन ये है, हमने तुमसे क्वेश्चन अब इस तरह पूछा, ये एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है, दोनों एयर में जा रहे थे और कोलाइड कर गए। ये बिलियर्ड्स के दो बॉल हैं, दो मूविंग बॉल कोलाइड कर रहे हैं, दो मूविंग बॉल कोलाइड कर रहे हैं। जब ये कोलाइड करते हैं उस मोमेंट में, कोलिजन के ठीक पहले, जस्ट बिफोर कोलिजन, इसकी मास है m, इसकी मास है 2m, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में कहीं थी, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में कहीं थी। कितनी स्पीड थी, इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना था ये 37 डिग्री। ठीक है, और इसकी स्पीड थी कहीं इस डायरेक्शन में जाती हुई। कितनी थी स्पीड, इसकी भी थी 10 मीटर पर सेकेंड, बट ये इसका एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री। कोलिजन के जस्ट पहले एयर में जब ये कोलाइड किया तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल इसकी वेलोसिटी इधर इंक्लाइन थी, इसकी इधर इंक्लाइन थी, दोनों टकरा गए। मुझे बताना ई की वैल्यू 1/2 दी हुई है। कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी निकालनी है, कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी निकालनी है। तो हम यहां पर कह सकते हैं ये टेंजेंट है और ये क्या है, ये नॉर्मल है और ये कॉमन टेंजेंट है, ये ना, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। तो हम यहां ड्रॉ कर देते हैं, ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है। along the tangential direction वेलोसिटी तो सेम रहेगी,
इसकी वेलोसिटी क्या थी टेंजेंट के डायरेक्शन में, पहले बताओ। 10 sin 37 डिग्री थी ना। इसकी वेलोसिटी थी 10 sin 37 डिग्री मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड, सही है। इसकी वेलोसिटी क्या थी टेंजेंट के डायरेक्शन में, 10 cos 37 डिग्री, ये है ना 8 मीटर पर सेकेंड, सही है ना। इसकी 6 थी, 6 ही रहेगी, इसकी 8 थी, 8 ही रहेगी। पहले टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना। इसके वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक कॉमन नॉर्मल, एक कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन नॉर्मल, एक कॉमन टेंजेंट। ये स्पीड निकल गया, टेंजेंशियल स्पीड इस बॉल का भी निकल गया और टेंजेंशियल स्पीड इस बॉल का भी निकल गया। 6 और 8 कंजर्व रहेगा, नहीं बदलता है। दूसरा, इस डायरेक्शन में ये किस स्पीड से आ रहा था, इस डायरेक्शन में अलोंग द नॉर्मल ये किस स्पीड से आ रहा था, m मास 8 मीटर पर सेकंड से आ रहा था। इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल क्या था कोलिजन के पहले, 8 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या था इस डायरेक्शन में, 6 मीटर पर सेकंड, यही है ना। ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/2। देखो इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में, टेंजेंट को भूल जाओ, इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में 10 cos 37 डिग्री 8 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी कितनी, 10 cos 53 डिग्री 6 मीटर पर सेकंड। कोलिजन के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी v1n और इसकी वेलोसिटी v2n, यही सॉल्व किए थे ना, ई की वैल्यू 1/2 थी, यही सॉल्व किए थे लास्ट क्वेश्चन में। जो ये क्या क्या हुआ आया था, ये कितना आया था 7 और ये कितना आया था 6 आया था ना, यही क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना लास्ट में। क्या लिखेंगे, m इंटू 8 प्लस 2m इंटू 6 इज m इंटू v1n प्लस 2m इंटू v2n, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, v2n माइनस v1n by 8 minus 6 is equal to e की वैल्यू 1/2, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो v1n आ जाएगा कितना 6, v2n कितना आ जाएगा 8 सॉरी 7, यही निकाले थे ना। इसका मतलब इसकी दूसरी कंपोनेंट v2n कितनी हो गई 7 और इसकी दूसरी कंपोनेंट v1n कितनी हो गई 6। तो इसका स्पीड निकल गया ना, नेट वेलोसिटी √6 प्लस 6 √6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 6√2 और इसका √8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर निकल जाएगा ना। स्पेशल केस एससीओ में जो क्वेश्चन है और इरोडो में जो क्वेश्चन है उसमें इक्वल मासेस का कोलिजन कराया है, इलास्टिक कोलिजन। हम जानते हैं जो इक्वल मासेस इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, रेडीमेड रिजल्ट पता है। If equal masses undergo elastic collision, their velocity are exchanged, interchanged, यही ना। ऐसा हम कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं ऑब्लिक कोलिजन का, उसमें कुछ नहीं करना होता है। दो कंपोनेंट ब्रेक कर दो, टेंजेंशियल और रेडियल, एक्स और वाई में नहीं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में और नॉर्मल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता, वो पहले से पता होता है, जो पहले था इंडिविजुअल वेलोसिटी वो वही रहेगा। नॉर्मल डायरेक्शन में उसको 1D मोशन मान के u1 नॉर्मल में पता है, u2 नॉर्मल में पता है, v1 नॉर्मल में नहीं पता है, v2 नॉर्मल में नहीं पता है, यही दो निकालना होता है। पहला इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, नॉर्मल कंपोनेंट्स का मोमेंटम कंजर्वेशन, और दूसरा नॉर्मल डायरेक्शन में रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट। उससे इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे जैसे 1D में किए हैं अब तक, v1n v2n निकल जाएगा। तो एक कंपोनेंट पहले से पता था, एक कंपोनेंट निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है कि अगर एक ब्लॉक बॉल रेस्ट पे दूसरा इक्वल मास आए और इलास्टिक कोलिजन कर दे तो दोनों 90 डिग्री पे जाएगा और किस स्पीड से जाएगा। देखो मिटा दे इसको, हाँ सर मेरा तो ये वाले क्वेश्चन में जो 7 है वो 6 था और 6 वाला जो है वो 8 के साथ। तो लास्ट क्लास में जो उसमें तुम्हारा क्या आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं, रुक जाओ, ऐसा तो सॉल्व कर लेते हैं। m इंटू 8
plus 2m into 6 is m into v1n plus 2m into v2n. सही है? m into 8 plus m into 2m into 6 is m into v1n plus 2m into v2n. सही है? So v1n plus 2 times of v2n is equal to 20. फर्स्ट इक्वेशन सही है. दूसरा इस डायरेक्शन में E is equal to v2 minus v1 v2n minus v1n by u1 minus u2 8 minus ये हाफ दिया हुआ है ना, ये हाफ दिया हुआ है. इसका मतलब है v2n minus v1n is equal to 1. दोनों को ऐड कर दो. v2 आ रहा है 7, दोनों को ऐड कर दो. v1n और माइनस v1n कट जाएगा ना, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, v1n और माइनस v1n कट जाएगा ना. 3v2n is equal to 21. 3 times of v2n is equal to 21. v2n is equal to 7. v2n आ रहा है 7 और यहां रखोगे 7 तो ये कितना आएगा 6 आएगा जी. ठीक है. तुम चाहो इसको सेपरेटली सॉल्व कर लिया करो आराम से 1D मान के और बाद में उसको वैल्यू को यहां बस प्लेस कर दो. ठीक. अब देखो तुमको ये प्रूव करना है. पहली बात इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर एक बॉल रेस्ट पे है और एक मास रेस्ट पे है और दूसरा मास आ रहा है उससे कोलाइड कर रहा है. प्रूव दैट if a mass m, if a moving mass m collides elastically with a rest mass m, they diverge at 90 degree. They diverge at 90 डिग्री. ये प्रूव करना है. तो प्रूव क्या करना है समझो. प्रूव ये करना है. पर ऐसा जरूरी तो नहीं है. नहीं है, देख लेते हैं. सर जब हेड ऑन कोलिजन होगा तब होगा. हेड ऑन कोलिजन में तो 1D मोशन रहे होगा ना, 90 कैसे जाएगा. हाँ सर उसमें 90 डिग्री हो ही नहीं पाएगा. कोलाइड्स, हाँ ऑब्लिकली कोलाइड्स लिख लो. ऑब्लिकली मेंशन में स्पेसिफाइड होगा कि ऑब्लिकली हो रहा है कि हाँ 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 स्पेसिफाइड होगा. या फिर अगर नहीं होगा तो ये 2 चीज होगा. या तो 90 डिग्री पे जाएगा या तो 0 डिग्री पे जाएगा या 180 डिग्री पे जाएगा. सही है नहीं. हाँ सर. एक मिनट बताओ. अगर ये कंडीशन है और कोलिजन अगर 1D है तो पहला ब्लॉक तो रुक जाएगा ना. हाँ सर. तो फिर दोनों के वेलोसिटी के बीच में एंगल कैसे निकालोगे सो बताओ. अगर एक वेक्टर 0 है और एक वेक्टर हाँ नॉट डिफाइंड हो जाएगा. नॉट डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा ना. देखो ये रेस्ट पे था, ठीक, ये किसी भी डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन कोलाइड कर गया. यही होता है किसमें, कैरम बोर्ड में. ये रेस्ट पे होता है, स्ट्राइकर ही मूव कर रहा होता है. मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में थी. मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में थी. लेट इट बी u and let this angle be theta and this is the common normal. ठीक है ना. ये मान लो u स्पीड है, एंगल है थीटा. ठीक है ना. और ये कॉमन नॉर्मल है और ये कॉमन टेंजेंट होगा. इलास्टिक कोलिजन है, दोनों की मास सेम है, मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन है. तो क्या होगा, इसकी
टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या थी बताओ, पहले वाले की टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या थी, पहले वाले की टेंजेंशियल कंपोनेंट थी u sin थीटा था, हाँ सर। और दूसरे वाले की टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या थी, 0। यस सर। तो पहले वाले की u sin थीटा ही रहेगी जो थी, दूसरे वाले की जो थी 0 वही रहेगी 0। दूसरा, इसकी कंपोनेंट क्या थी पहले इस डायरेक्शन में, u cos थीटा। इसकी कितनी थी इस डायरेक्शन में, 0 थी ना। और तुम जानते हो जब दो इक्वल मास, तुम ये 1D मोशन में कर चुके हो, दोबारा चाहो तो कर लो या रेडीमेड रियल यूज कर सकते हो, कि जब दो इक्वल मासेस 1D में इलास्टिक कोलिजन करते हैं, मास इक्वल है और इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है, होता है ना। यस सर। तो इसकी जो नॉर्मल वेलोसिटी पहले थी 0, ये मिल जाएगी इसको, ये अपना इसको दे देगा, ये अपना इसको दे देगा, नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्सचेंज है। इसका वेलोसिटी 0 इसको मिल जाएगा और इसका वेलोसिटी u cos थीटा इसको मिल जाएगा। इसका मतलब हो गया ये टेंजेंट के डायरेक्शन में निकल जाएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी रख के, और ये नॉर्मल के डायरेक्शन में निकल जाएगा नॉर्मल वेलोसिटी लेके। जब ये टकराएगा, इसके जो दो वेलोसिटी था, एक u cos थीटा और एक u cos थीटा और एक u sin थीटा, u sin थीटा ये अपने पास रखा, u sin थीटा अपने पास रखा और u cos थीटा इसको दे दिया। इसने अपना u sin थीटा रखा, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये किसी को कुछ दे ही नहीं सकता। इसने अपना u sin थीटा अपने पास रखा और इसने अपना 0 अपने पास रखा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। नॉर्मल डायरेक्शन में इसने अपना u cos थीटा इसको दे दिया और इसने अपना 0 इसको दे दिया, तो ये निकल जाएगा टेंजेंट के डायरेक्शन में, ये निकल जाएगा नॉर्मल के डायरेक्शन में, विथ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड u sin थीटा एंड u cos थीटा। तो पहली बात, दोनों के बीच में जो दोनों का जो वेलोसिटी होगा, नेट वेलोसिटी, इसका नेट वेलोसिटी ये होगा, इसका नेट वेलोसिटी ये होगा, दोनों में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ना। ठीक, यस सर। प्रैक्टिकली सोचो तो तुमने इसके वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया, तुमने इसके वेलोसिटी को टेंजेंशियल और नॉर्मल में रिजॉल्व कर लिया, टेंजेंशियल को सेपरेट करके इसके ऊपर डाल दिया, नॉर्मल को इसके ऊपर डाल दिया। अब इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका, ये मैं बता रहा हूं, एससी वर्मा का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ये, एससी वर्मा का लास्ट क्वेश्चन। उसमें क्या है, उसमें क्या किया है, इसी को करने का एक और तरीका करता है, 2-3 तरीके। अब ये थीटा मैंने दे दिया था, थीटा के टर्म में तुमने लिख दिया। कभी कभी थीटा नहीं देता है, थीटा नहीं देके उसमें कुछ दे देता है, कैसे देता है बता रहा हूं। एससी वर्मा के लास्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ, ये एक बॉल है, इसकी मास है m, सेम क्वेश्चन है, और यहां पे इस लाइन के अलॉन्ग एक बॉल आ रहा है, छोटा सा बॉल है, उसने यहां छोटा सा बॉल दिया है। छोटा सा बॉल का मतलब है इस बॉल की रेडियस नेग्लिजिबल है, लेकिन मास इक्वल टू m ही है, बट इसकी मास भी इक्वल टू m ही है, इसकी मास भी m, इसकी मास भी m, दोनों की मास इक्वल है। ये किस स्पीड से आया था, u स्पीड से, ये u स्पीड से आया था, और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ये हाइट दिया हुआ है, ये हाइट कितना दिया हुआ है, h। तो जब ये दोनों कोलाइड करेगा तो ये बनेगा कॉमन नॉर्मल, ये बनेगा ना, सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो बनेगा ये कॉमन नॉर्मल। इस कॉमन नॉर्मल के साथ इसकी वेलोसिटी कितनी थी पहले, u थी। ये जो एंगल, ये रेडियस है r, इसका रेडियस दिया हुआ है r, इस बड़े वाले स्फीयर की रेडियस दी है r, इसकी रेडियस नेग्लिजिबल है, मास इक्वल है। तो क्या हम लिख सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो क्या हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू h बाय r। क्या हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू h बाय r, लिख सकते हैं। तो जो थीटा तुमको हम इस क्वेश्चन में दे दिए थे, थीटा, और उसी के टर्म में आंसर लिखना था, यहां वही थीटा तुमको एक स्टेप और लगा के निकालना पड़ता है h बाय r के। अब क्या होगा, कोलिजन बाद क्या होगा, ये चला जाएगा, कोलिजन के बाद ये चला जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, किस स्पीड के साथ, u sin थीटा के साथ चला जाएगा ना।
और ये चला जाएगा इस डायरेक्शन में, किससे, u cos थीटा के साथ। तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, u इंटू एच बाई आर। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, u इंटू अंडर रूट ऑफ, अगर साइन थीटा इतना है तो cos थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एग्रीड। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तुमसे इन जनरल अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा घुमाने का इसको मन करेगा, तो क्या करेगा, देखो तुमसे ये कहेगा ये एक बॉल है, और ये दूसरा बॉल आया और इससे कोलाइड कर गया, आइडेंटिकल बॉल है, आया और इससे कोलाइड कर गया। लग नहीं रहा, चलो ठीक है, आइडेंटिकल बॉल है, ये रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था, इसकी स्पीड दी हुई है इस डायरेक्शन में, ये रेस्ट पे था, इसकी मास m है, इसकी मास भी m है, ये आया इस तरह से, इसकी स्पीड है u, ये हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.2r। अगर ये हाइट 2r से ज्यादा हो जाएगा, हाँ 2r से, तो कोलाइड ही नहीं करेगा ना। कोलिजन अगर होना है, इसके लिए जरूरी है कि इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का हाइट जो है वो 2r से कम होगा, तभी कोलिजन होगा। ये 1.2r दिया हुआ है, इसकी रेडियस भी r है, इसकी रेडियस भी r है, आइडेंटिकल बॉल है, तो तुम थीटा निकाल सकते हो। ये लेंथ कितना आ जाएगा टोटल, 2r, और ये कितना है 1.2r, तो साइन थीटा हो जाएगा यहां पे 1.2r बाई 2r, एंड दैट इज इक्वल टू 3/5। 3/5 का मतलब थीटा ही 37 डिग्री है ना। बाकी वही जहां जहां साइन थीटा है बस इसको डालना है, ठीक है। तो ये तुम कर सकते हो, ऐसा ऑब्लिक कोलिजन तुम कर सकते हो। एससीओ में 2 ही क्वेश्चन है, ये रोडो का उठाया हुआ है, वो मैंने तुमको बता दिया, ये और ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अगर ऐसा हो कोलिजन वॉल के साथ हो रहा, किसके साथ, दीवार के साथ, हमें किसी रबड़ के बॉल को अगर किसी दीवार पे हिट करेंगे, तो क्या रबड़ का बॉल उसको जा रहा था वेलोसिटी v से, आई वेलोसिटी माइनस v से, तो क्या बॉल की मोमेंटम चेंज हुई, कैसे नहीं चेंज हुई, उल्टी हो गई तो हुई ना चेंज। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, mv बिकम माइनस mv, तो 2 टाइम्स ऑफ -2 mv का चेंज है, चेंज तो हुआ मोमेंटम, बट क्या दीवार का मोमेंटम चेंज हुआ, हुआ तो, लेकिन तुम उसको मैथमेटिकली निकाल नहीं सकते हो, वो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल की मास इनफाइनाइट है। अगर एक एप्पल को ड्रॉप करते हैं, तो एप्पल जब धरती की तरफ जाती है, तो एप्पल जैसे स्प्रिंग में किए थे, क्या किए थे, स्प्रिंग में क्या करते थे, 2 ब्लॉक को स्प्रिंग के एंड पे कनेक्ट करके खींच के छोड़ देते थे, तो जितना ये चलता उतना ये चलता, जितना ये उतना ये, मतलब सेंटर मास में ही आता था। बट अगर हम धरती और एप्पल के बीच में उस प्रिंसिपल को लगाएंगे, तो बिकॉज अर्थ का मास इनफाइनाइट है, तो उसका वेलोसिटी का चेंज नेग्लिजिबल है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली वो किसी काम का नहीं होता है। होता तो है, मोमेंटम वहां भी कंजर्व है, बट मैथमेटिकली वो कुछ देता नहीं है ना। तो अब समझो, अगर किसी दीवार के साथ कोलिजन हो रहा होगा, दीवार का मतलब क्या होता है, वॉल का मतलब है इनफाइनाइट मास। अब इनफाइनाइट मास का मतलब क्या है, इनफाइनाइट मास का मतलब क्या है कि उस पर तुम कोई भी फोर्स लगा दो, कितना भी इंपल्स दे दो, उसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी। तो इस केस में तुम्हारे पास नंबर ऑफ अननोन सिर्फ एक ही बच जाएगा। अरे देखो, अगर कोलिजन मैसिव मास के साथ हो रहा हो, इफ कोलिजन टेक्स प्लेस, if collision takes place with a massive mass,
मैसिव मास का मतलब है इफ कोलिजन टेक्स प्लेस विथ ए मैसिव मास, देखो इफ कोलिजन टेक्स प्लेस विथ ए मैसिव मास का मतलब है इनफाइनाइट मास का मतलब है वॉल, और इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, its velocity remains unchanged। और एक ट्रेन आ रही है और ट्रेन के इंजन के ऊपर आप एक बॉल से हिट कीजिए, एक रबर का बॉल लेके ट्रेन के इंजन पे हिट करो, इंजन से टकराएगा और रिबाउंड होगा। बॉल की स्पीड तो बदल जाएगी, बट ट्रेन की स्पीड कहने को तो बदलनी चाहिए और बदलेगी भी, बट कितनी? मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, तो हो सकता है ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से घट के हो जाए 9.999999999 अप टू 99 टाइम्स, तो वो तो पता भी नहीं चलेगा, मेजरेबल ही नहीं है। तो इस केस में हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्व होता है पर प्रैक्टिकली वो यूजफुल नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहां एक ही इक्वेशन सफिशिएंट है सॉल्व करने में, क्या? रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट। दो कैसे? सो इफ कोलिजन टेक्स प्लेस विद ए मैसिव मास, momentum is conserved, but since mass of the wall tends to infinity, delta V of the wall tends to 0, not measurable। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो जब हम दो बॉल का कोलिजन करते थे तो दो हमारे पास अननोन था, कौन कौन सा? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल एंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल। हम जब भी अभी तक कोलिजन का क्वेश्चन किए थे, हम कहते लेट आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज v1 एंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल इज v2। अब हम क्या बोल रहे हैं? लेट आफ्टर जो है कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ वॉल तो पहले से पता है, तो दो इक्वेशन, पहले हमारे पास दो अननोन थे v1 और v2, तो हमको दो इक्वेशन चाहिए था, एक मोमेंटम कंजर्वेशन से और एक रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट से। अब हमारे पास एक ही अननोन है, कौन? बॉल। हमारे पास अब ये अननोन, क्योंकि एक का वेलोसिटी तो नोन है, वो अपने मस्त में वो अपना चलता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई पत्थर उसको हिट करेगा तो इसलिए क्या होता है, देयरफॉर नॉट मेजरेबल, देयरफॉर मोमेंटम कंजर्वेशन is not useful to solve questions। Only equation, the equation of coefficient of restitution is sufficient to solve it। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, इस पर एक बॉल गिरा, इसके ऊपर एक बॉल आया और गिरा, किस स्पीड से? u स्पीड से। ये u स्पीड से बॉल गिरा और गिरने के बाद ये v स्पीड से रिबाउंड कर गया, दिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे? अगर यहां मोमेंटम कंजर्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? मास m इंटू m, ये होना क्या चाहिए? इस ग्राउंड को नीचे जो है जाना चाहिए, हम लिखेंगे मास इंटू कैपिटल U प्लस मास ऑफ ग्राउंड एंटायर अर्थ इंटू 0, m इंटू माइनस v प्लस मास इंटू दिस। अब मास पूरे अर्थ का इतना इनफाइनाइट है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा ही नहीं। अगर पूरे अर्थ का मास ले लो और उसमें 1 मीटर पर सेकंड का मोमेंटम का चेंज 1 कर दो, 1 यूनिट ऐसा यूनिट में, तो उसमें वेलोसिटी का चेंज कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द अर्थ, नेग्लिजिबल। तो इसीलिए
हम यहां पे क्या बोलेंगे, सिर्फ एक इक्वेशन लगाएंगे। कौन सा? इसकी वेलोसिटी पहले भी 0 थी, अब भी 0 है, रेस्ट पे था और रेस्ट पे ही रहेगा, जो पहले था वही अब रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी वेलोसिटी u थी, हम बोलेंगे E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बताओ कोलिजन के बाद ये किस रेट से सेपरेट हो रहा है? कोलिजन के बाद ग्राउंड और ये किस रेट से सेपरेट हो रहा है? v रेट से। और कोलिजन के पहले ये किस रेट से नजदीक आया था? u रेट से। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? e टाइम्स ऑफ u। v वैल्यू कितनी आएगी? e टाइम्स ऑफ u। यानी अगर ये u स्पीड से आएगा नॉर्मली तो इंपल्स लगेगा और ये e टाइम्स ऑफ u स्पीड से लौट जाएगा। अगर ये u स्पीड से आएगा तो इंपल्स के बाद ये e टाइम्स ऑफ u स्पीड से लौट जाएगा। ठीक, ये होगा इसमें चीज। तो सिंपली क्या करना है, v इक्वल टू EU कर दिया। हमने क्या किया, ये इक्वेशन सफिशिएंट है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसका वेलोसिटी पहले से पता है। ठीक, दूसरा इलस्ट्रेशन मान लो इस टाइप से है। कैसा है? ये बहुत बड़ा वॉल है, ये बहुत बड़ा व्हीकल है, कोई गाड़ी है, और ये गाड़ी एक बहुत बड़ा कोई गाड़ी है, इनफाइनाइट मास है, ये इधर चल रहा है विद स्पीड v0, ये इधर चल रहा है स्पीड v0। यहां से एक बॉल आया, यहां से एक बॉल आया विद स्पीड u, और यहां रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट दिया हुआ है e, कोलिजन के लिए रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट दिया हुआ है e। पूछा गया है कोलिजन के बाद इसका मास फाइनाइट है, कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा? समझ रहे हो? एक ट्रक चल रहा है, एक बहुत बड़ा ट्रक चल रहा है, लॉरी, और उस पर एक बॉल से एक बच्चे ने हिट कर दिया बैक से या फिर फ्रंट से, तो बॉल रिबाउंड होगा। इसकी वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाथी को बॉल से मारोगे, हाथी का स्पीड वही रहेगा, बॉल के साथ जो होना है सो होगा। तो अब क्या करना है, हमको इसकी स्पीड निकालना है कोलिजन के बाद। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट कोलिजन हम मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद इसकी स्पीड तो वही रहेगी अनचेंज्ड, इसकी स्पीड अनचेंज रहेगी। इसकी स्पीड क्या मान लेते हैं? v। लेट दिस स्पीड बी v, लेट दिस स्पीड बी v। यही निकालना है v ना। तो e का डिफिनीशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ e? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये बताओ कोलिजन के बाद ये और ये किस रेट से सेपरेट हो रहे हैं? v माइनस वी नॉट, v माइनस वी नॉट। कोलिजन के बाद ये दोनों किस रेट से दूर भाग रहे हैं? ये दूर भाग रहा है, ये इसका पीछा कर रहा है। किस रेट से भाग रहा है दूर? v माइनस वी नॉट। कोलिजन के पहले ये दोनों किस रेट से नजदीक आ रहे थे? कोलिजन के पहले ये दोनों किस रेट से नजदीक आ रहे थे? इसकी वजह से भी नजदीक जा रहे थे और इसकी वजह से भी नजदीक जा रहे थे। किस रेट से? u प्लस वी नॉट होगा ना, u प्लस वी नॉट होगा। बोलो। यस सर। आ गया v, आ गया v। v अननोन है, v नॉट नोन था, v नॉट तो पहले से दिया था, u भी पहले से दिया था, e भी दिया था, खाली v निकालना। v की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू आएगी। सो यू वुड गेट v इज इक्वल टू v नॉट प्लस e टाइम्स ऑफ u प्लस v नॉट। v नॉट प्लस e टाइम्स ऑफ u प्लस v नॉट। और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तो याद रखना मैसिव मासेस के साथ जब कोलिजन होता है तो ओनली एक चीज सफिशिएंट है सॉल्व करने के लिए। कौन सा? रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट। वहां मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाते हैं, होता है कंजर्व बट लगाते नहीं है क्योंकि उससे प्रैक्टिकली कुछ मिलता नहीं है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जो आपने लिखा है E is equal to v minus 0 upon u minus 0। v माइनस वी नॉट बाई u प्लस वी नॉट। हाँ मैं सर ये ऊपर बोल रहा हूँ, E is equal to v minus 0 upon
हाँ सर तो इसमें तो मतलब अपन ऊपर V2 लेते हैं और नीचे U1 लेते हैं। देखो देखो, हमको लिखना इस तरह से चाहिए था, मैं समझ रहा हूँ, V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2, सही है ना? हाँ सर। ठीक। V2 किसको मान रहे हो? 2, ग्राउंड को मान लो 2। यस सर। चलो ग्राउंड को 2 मान लेते हैं, तो 0 माइनस डाउनवर्ड को क्या मान रहे हो? पॉजिटिव डायरेक्शन की नेगेटिव डायरेक्शन? तो पॉजिटिव मान। पॉजिटिव मान लो, प्लस V1, V प्लस डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, 0 माइनस माइनस V, सही, बाय U1 का वैल्यू किसको 1 1, इसको 1 माने, इसको 2 माने थे। एक मिनट रुक जाओ, V2 माइनस V1 बाय U1 माइनस U2, या जो करना चाहो, E इक्वल टू दिस। इसको मान लेते हैं 1, बॉल को 1 और ग्राउंड को 2, ठीक है ना? और डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं। V2 का मतलब है बाद में 0, V1 का मतलब है ये माइनस V, ठीक है? U1 का मतलब है U2 का मतलब है 0, होगा ना? हाँ सर हो जाएगा। या सीधे तुम क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम साइन कन्वेंशन पढ़ना नहीं चाहते। तो अब देखो, अब देखो होता क्या है, ये एक सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है। तुमने सर आप बार बार स्मूथ क्यों ले रहे हो, फ्रिक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? जब इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ाएंगे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, तो हम रफ सरफेस भी लेंगे, जब इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ाएंगे तो हम रफ सरफेस भी लेंगे। अभी हम ले रहे हैं सिर्फ नॉर्मल का इंपल्स ले रहे हैं, फ्रिक्शन इंपल्स नहीं ले रहे। हमको इंपल्स एक अलग टॉपिक है, उसको जब पढ़ाएंगे स्ट्रिंग पुली सब में इंपल्स क्या होता है तब बताएंगे। अभी देखो, अगर हम यहां पे एक बॉल को ऐसे थ्रो कर दें, विद स्पीड ux, तो इसकी स्पीड जो vx होगी, इसको ग्रेज कर रहा है, सरफेस से पैरेलल निकल गया, तो क्या इसकी स्पीड vx ux की इक्वल होगी ना? हम अगर बॉल को एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर अगर उसको फेंक दें, और अगर बॉल को एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर अगर उसको हम मूव करा दें, तो क्या उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी? यस सर। हाँ सर। कोई फोर्स ही नहीं लगा, ux और vx सेम होगा। लेकिन अगर हम एक बॉल को ऐसे ux से uy से ड्रॉप कर दें, और यहां पे e की वैल्यू e है, ये अगर uy से ड्रॉप होगा तो ये रिबाउंड करके पीछे जाएगा, किस स्पीड से? vy से। तो क्या vy को लिख सकते हैं e टाइम्स ऑफ ui? हाँ सर। जिस वेलोसिटी से आया उसका e टाइम्स होके उलट गया, जिस वेलोसिटी से आया नॉर्मल के डायरेक्शन में उसका e टाइम्स, और e की वैल्यू हमेशा 0 से 1 रहती है। अगर e की वैल्यू 1 होगी तो उसी स्पीड से उलट जाएगा, वेलोसिटी सिर्फ उलट जाएगा। अगर e की वैल्यू 0 होगी तो रुक जाएगा, चिपकेगा ना? यस सर। यस सर। अब अगर हम दोनों दे दें तो क्या होगा? हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ये स्मूथ सरफेस था और यहां से एक बॉल ऐसे आ रहा है, इसकी स्पीड u है जो हमको क्वेश्चन में दी हुई है। यहां अगर एक नॉर्मल ड्रॉप करें, परपेंडिकुलर, इस नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। u इसकी स्पीड है, यहां e की वैल्यू दी हुई है e,
ई की वैल्यू ई। तुमको बताना है कोलिजन के बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है और स्पीड निकालना है। फाइंड स्पीड एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट आफ्टर कोलिजन द स्पीड बिकम्स v। let us suppose after the collision the speed becomes v and let the angle of reflection becomes phi. Let us suppose after collision the speed becomes v and angle of reflection becomes phi. Agreed? अब हम सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि इस कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है ना, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, इस कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी कंजर्व रहेगा, क्योंकि ये और ये कंजर्व था, है ना। जिस वेलोसिटी से इधर आया उसी वेलोसिटी से इधर जाएगा। एग्रीड? along टेंजेंट या पैरेलल डायरेक्शन, पैरेलल टू द सरफेस, दे नो फोर्स एक्टिंग। जो भी इंपल्स एक्ट किया था कोलिजन के टाइम वो ऊपर एक्ट किया था, ऐसे नॉर्मल के लोग, इधर कोई फोर्स नहीं एक्ट किया था। along पैरेलल डायरेक्शन वेलोसिटीज आर कंजर्व्ड, वेलोसिटी रिमेन सेम। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सेम होगा। तो ये बताओ इसका एक्स कंपोनेंट क्या था, ये एंगल है थीटा, था ना। इसका एक्स कंपोनेंट क्या था पहले, इसका एक्स कंपोनेंट क्या था, u sin थीटा था जी। ये अगर वेलोसिटी u है, इसका दो कंपोनेंट था, u sin थीटा और u cos थीटा। इसका दो कंपोनेंट था, ये एंगल क्या दिया हुआ है, फाई ना, ये एंगल क्या माने, फाई। इसका दो कंपोनेंट होगा, कौन कौन सा, v sin फाई और v cos फाई, होगा ना। एग्रीड? Yes, sir. तो क्या हम कह सकते हैं ये और ये सेम होगा, क्या हम कह सकते हैं v sin फाई इज इक्वल टू, क्या हम कह सकते हैं v sin फाई इज इक्वल टू u sin थीटा। एग्रीड? क्या हम ये कह सकते हैं, यहां से देखो इस डायरेक्शन में ये लगेगा, जो था वही है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का y कंपोनेंट e टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट e टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, यानी कि v cos फाई किसके इक्वल हो जाएगा, e टाइम्स ऑफ u cos थीटा होगा। हाँ सर। अगर E जीरो होता, अगर E जीरो होता तो ये वैनिश कर जाता, ये खत्म हो जाता, ये चिपक जाता, इसके साथ साथ चलता। E वन होता तो जिससे आया उसी से चला जाता। तो इसकी एक्स कंपोनेंट जो पहले थी वही इसकी एक्स कंपोनेंट रहेगी, E की वैल्यू कुछ भी हो, E की वैल्यू कुछ भी हो, जो कंपोनेंट इसके एक्स का था वो इसके एक्स का होगा, तो एक्स कंपोनेंट इक्वल आएगा। Y कंपोनेंट जो भी पहले था, इनिशियल Y कंपोनेंट जो भी था वो E टाइम्स बन के उलट गया, यानी ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसका E टाइम्स है। अब क्या करो, ये दो इक्वेशन है और दो अननोन है, कौन कौन, v और फाई। एक बार दोनों को डिवाइड कर दो, एक बार दोनों को डिवाइड कर दो, तो इससे तुमको निकल जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डिवाइड कर दो, कितना आएगा, v cos sin फाई बाई v cos फाई, v sin फाई बाई v cos फाई, कितना हो गया, tan फाई। tan फाई इज इक्वल टू u sin थीटा बाई e टाइम्स ऑफ u cos थीटा, tan थीटा बाई e होगा। Phi is the angle of reflection and theta is the angle of incidence। ये फॉर्मूला हो गया।
दूसरा क्या निकालना है? स्पीड। इसकी स्पीड कितनी होगी? इन दोनों को स्क्वायर एंड ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर एंड ऐड कर दो, इसको क्या करो, स्क्वायर एंड ऐड कर दो। तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव 1 होता है। और तुम स्क्वायर एंड ऐड करोगे, स्क्वायर एंड ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर ले लो कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू को हटा दो, ये आ जाएगा। सही है? दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर ले लो कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको रूट ले लो, आ गया। अब तुम चेक कर सकते हो, अगर ई की वैल्यू 1 होती, ई की वैल्यू 1 होती मतलब क्या? इलास्टिक कोलिजन। अगर ई की वैल्यू 1 होती, यहां इलास्टिक कोलिजन होता, तो ई को यहां 1 डालोगे तो क्या आएगा बताओ? थीटा इज इक्वल टू 5, Yes, sir. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर यहां ई को डालोगे 1 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वी इज इक्वल टू यू। Yes, sir. न्यूटन ने जब सबसे पहली बार ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल दिया था, उसकी एक बुक थी, उसका नाम था ऑप्टिक्स, केएस, OPTIKS, ऑप्टिक्स। उस बुक में उसने सबसे पहली बार जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया था, तो उसने इसी बेसिस पे प्रूव किया था। उसने कहा था कि लाइट जो होती है वो उसमें पार्टिकल्स एमिट होते हैं, उन पार्टिकल्स को उसने नाम दिया था कॉर्पुस्कुलर पार्टिकल्स। उस पार्टिकल्स का उसने नाम दिया था कॉर्पुस्कुलर पार्टिकल्स। उसने कहा ये कॉर्पुस्कुलर पार्टिकल जो बल्ब से या किसी कैंडल से निकलते हैं, ये कॉर्पुस्कुलर पार्टिकल्स इलास्टिक बॉल की तरह होते हैं। दीज कॉर्पुस्कुलर पार्टिकल्स आर लाइक इलास्टिक बॉल्स एंड व्हेन दे कोलाइड विद द सरफेस ऑफ द मिरर, जब भी वो किसी मिरर के सरफेस से कोलाइड करते हैं तो वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम आता है और स्पीड भी सेम आता है। ठीक, उसको उसने इस बेसिस पे ही प्रूव किया था। अब E की वैल्यू 1 में तुम समझ गए, स्पीड सेम रहेगा और फाई कितना हो जाएगा? थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर E की वैल्यू 0 होगी तो स्पीड कितनी होगी? और E की वैल्यू 0 होगी, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब ऐसे गिरा फिर वापस नहीं गया, लेकिन ये वेलोसिटी तो कंजर्व रह गया। तो अगर E की वैल्यू डालोगे 0 तो स्पीड क्या आएगी? u sin थीटा आएगी ना। Yes, sir. E की वैल्यू डालोगे 0 तो आएगी u sin थीटा। एंगल कितना आएगा? यहां डालो E इक्वल टू 0, ये पूरा हो गया इनफाइनाइट। यहां डालेंगे E इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। tan फाई इनफाइनाइट, फाई कितना हो गया? 90 डिग्री, है ना। नॉर्मल के साथ 90 मतलब सरफेस को ग्रेज करता निकल जाएगा, यही ना। क्या ऐसा हो सकता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि फाई की वैल्यू, क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कभी भी थीटा से कम नहीं होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या तो इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा थीटा के, उससे कम नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं, बताओ, कैन फाई क्या कैन, बिकॉज E कैन लाई बिटवीन 0 एंड 1, याद रखना, E कैन लाई बिटवीन 0 एंड 1, एग्रीड? Yes, sir. यहां से तुम क्या देख रहे हो? यहां से आ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ tan फाई। तो LHS और RHS बराबर है, ये और ये बराबर है। ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ये वैल्यू बड़ा होगा कि ये वैल्यू बड़ा होगा? ये वैल्यू मतलब tan थीटा बड़ा होगा, tan फाई बड़ा होगा? tan फाई बड़ा होगा। tan फाई को जो मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, सोचो tan फाई को जो मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो tan थीटा के बराबर हो रहा है।
जब tan फाइव को मल्टीप्लाई करो 1/3 से तब tan थीटा के बराबर हो रहा है। tan फाइव को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/10 से तब tan थीटा बराबर हो रहा है, यानी कि tan फाइव बड़ा था ना, यस सर। सो फाइव की वैल्यू ग्रेटर में, इसको याद रखना। तो यहां पर तुम दो चीज तुमको दिया जा सकता है, अगर तुमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे दें और एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दें तो ई तुम निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। चलो हाँ, सर अगर इसको वर्टिकल में लेके ग्रेविटी भी इन्वॉल्व करें तो? नहीं ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होगा तो जिस समय कोलिजन, देखो प्रोजेक्टाइल पे हम जाएंगे, बट जब कोलिजन हो रहा था ना तो ग्रेविटी था या नहीं था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो मैंने तुम्हें बहुत पहले, तुम्हें लग रहा है स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है ना, बेसिकली ये जो वेलोसिटी है वो जस्ट बिफोर कोलिजन है यहाँ पर, और ये जो वेलोसिटी है वो जस्ट आफ्टर कोलिजन है। उसके बाद तो ये स्ट्रेट लाइन में थोड़ी जाए, उससे प्रोजेक्टाइल पे जाएगा ना। हाँ सर। ये तो सिर्फ, ये तो डायग्राम इतना छोटा बन जाएगा यहाँ पे, बस ये समझ लो ये गैप जीरो है, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन। स्ट्रेट लाइन पे वो नहीं है, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन पे हो, ये स्ट्रेट लाइन पे। यही होता है कैरम बोर्ड के बाउंड्री पे, जब बाउंड्री पे स्ट्राइकर को हिट करते हैं वो ऐसे जाता है और फिर बाउंड्री से उसको जो हम इनडायरेक्टली किसी को हिट को करते हैं, हिट सामने मारते हैं, रिफ्लेक्ट होके आता है तब उसको करता है हिट, ठीक है ना। वहां भी यही चीज होता है। चलो देखते हैं। ना कम तो अब समझो, मान लो तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह से, याद रहेगा tan ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज tan ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय E, वेयर थीटा एंड I and R, tan R is equal to tan I by E, tan R is equal to tan I by E, where I and R are angle of incidence and angle of reflection with the normal। ठीक, तो ये बताओ, मान लो हम तो क्वेश्चन ये पूछे, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां से एक बॉल गिरता है ऐसे करके, वर्टिकली एक बॉल गिरता है, और कोलिजन के बाद ये बॉल का इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड के पैरेलल हो जाता है। A ball falling vertically downwards becomes horizontal after reflection। Find E, यहाँ E कितनी है, ये कोलिजन हुआ, इसके लिए रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट कितना होगा, कैसे निकालोगे। यहां ड्रॉप करोगे नॉर्मल, यहां ड्रॉप करो एक नॉर्मल, ये अगर एंगल I है, ये अगर एंगल R है, फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, tan R इज इक्वल टू tan I बाई, ये था ना। चलो अब थीटा के टर्म में मुझे बताओ, अब थीटा के टर्म में मुझे बताओ आई और आर क्या होगा। ये थीटा तो ये थीटा हॉरिजॉन्टल है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये गिर रहा था वर्टिकल। हमको आर इसको लिखना है, हमको ई निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा, हमको ई निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो पहले तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद ही कोई क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब ये बताओ, आर को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, आर को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। और दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस 90, और आई कितना हो जाएगा थीटा, दिस प्लस दिस 90 एंड दिस प्लस दिस 90, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हाँ दिस प्लस दिस 90, ये सरफेस है और ये नॉर्मल है, दिस प्लस दिस 90, आई हो जाएगा थीटा, tan
थीटा वी सही है। हाँ सर, तो ई कितना आ गया? tan स्क्वायर थीटा। यानी अगर हम कह दें कि थीटा 30 डिग्री है तो ई कितना होगा? 1/3। 1/3। थीटा 45 डिग्री है, 1। इलास्टिक कोलिजन। थीटा 60 डिग्री है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। करेक्ट। दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ई की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? ई की वैल्यू लाई करती है 0 से 1। इसीलिए tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहां से लाई करनी चाहिए? 0 से 1। इसका मतलब है थीटा कहां से कहां लाई कर सकता है? 0 से 45 डिग्री। सही रहा ना? तभी ये पॉसिबल है। और हम क्वेश्चन दे दें कि 60 डिग्री है, गिरा ऐसे और चल गया ऐसे, तो इम्पॉसिबल है। दिस पॉसिबल ओनली बिकॉज ई इज दिस। दिस पॉसिबल ओनली। कैसे पॉसिबल होगा सर? क्या चीज? 0 में कैसे पॉसिबल होगा? वो तो वापस ऊपर ही जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल कैसे चलेगा? 0 में कैसे पॉसिबल होगा? 0 में कैसे पॉसिबल होगा? ऊपर ही जाएगा। सर 0 में इनएलास्टिक कोलिजन हो जाएगा तो फिर इनडिटरमिनेट में अपन बोलते हैं। हाँ, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। अगर 0 में क्या होगा, ये हो गया ग्राउंड, आगे कोलाइड करेगा, रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो रेस्ट पे आ गया तो जो 0 वेक्टर के साथ इसका वेलोसिटी वेक्टर, ये ना 0 वेक्टर के साथ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी लेकिन इक्वलिटी दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि या चाहो तो इसको मत दो, चाहो तो मत दो, ठीक है, वो तो बाउंड्री केस है। चलो अब देखो, अब देखो, तुमको ये पता होगा तुम सबको कि अगर एक इनफाइनाइट जीपी हो, इनफाइनाइट जीपी हो जिसमें कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, उसका सम फाइनाइट होता है। पता है? हाँ सर। ठीक। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, हम एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंकते हैं, हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं, ये ग्राउंड है, यहां ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। ना 0 है या 1 है, ना 0 है ना 1 है, उसके बीच में है कुछ वैल्यू। ना तो परफेक्टली इलास्टिक है, ना ही इनइलास्टिक है। हम यहां से एक बॉल को फेंकते हैं ऐसे, हम यहां से एक बॉल को फेंकते हैं ऐसे, ये बॉल ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे गिरता है, स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, खाली वो साइड करके दिखा रहे हैं। यहां गिरेगा, फिर ये कोलाइड करेगा, फिर ऊपर जाएगा, अब थोड़ा कम हाइट तक जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ये कोलाइड करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। हालांकि ये मोशन एक ही लाइन पे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पे, बट समझने के लिए इसको हम थोड़ा साइड करके दिखा रहे हैं। ऐसे होगा। तो प्रूव करना है, इनफाइनाइट कोलिजन करके रेस्ट पे आएगा, लेकिन टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट फाइनाइट होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइनाइट होगा, एवरेज वेलोसिटी फाइनाइट होगा, एवरेज एक्सेलरेशन फाइनाइट होगा, इंपल्स या नॉर्मल फाइनाइट होगा, सब कुछ फाइनाइट होता है। देखो नंबर ऑफ कोलिजन जो, तो सबसे पहले ये तुमने इसको यू स्पीड दिया, ये ऊपर गया इस तरह से, एक हाइट गेन किया, फिर नीचे आया, यहां जब आएगा इसकी स्पीड फिर से हो जाएगी यू, स्पीड हो जाएगी यू अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस कोलिजन के ठीक पहले, पहले कोलिजन जब ये एक बार ऊपर गया और नीचे आया, स्पीड यू से आया, अभी किस स्पीड से रिबाउंड करेगा? सो बताओ, यू करेक्ट। फिर जब ये वापस आएगा, फिर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? यू। फिर यहां से जब ये रिबाउंड करेगा, स्पीड कितनी होगी इसकी? ई स्क्वायर यू। हाँ, ये हो जाएगा ई स्क्वायर यू। अब ई स्क्वायर यू से आया, कोलाइड किया, कितना हो जाएगा? ई क्यूब यू।
तो पहली बात ये देखो, जब पहली बार ये यहां से यहां तक गया तो इसकी हाइट थी u स्क्वायर बाय 2g, यही थी ना? हाँ। और इसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा यहां से लेके यहां तक का, तो ये u से गया था और u से लौटा था, इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u बाई जी। जब ये दूसरी बार कोलाइड करके जाएगा तो अब इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड u से ये कोलाइड किया था, ये e टाइम्स ऑफ u के स्पीड से जाएगा और फिर ये e टाइम्स u की स्पीड से आएगा, यानी कि यहां पे u की बदले क्या आ जाएगा, eu, यहां e, यहां t डैश हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ eu बाई जी। इसको लिख सकते हैं e टाइम्स ऑफ t, पहला जो टाइम पीरियड था उसका e टाइम्स, और इसका मैक्सिमम हाइट जो था, और इसका जो मैक्सिमम हाइट था वो क्या हो जाएगा, e स्क्वायर u स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2g। सिर्फ u की जगह eu, पूरा मोशन वही है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u की जगह हो गया eu। तो ये कितना हो जाएगा, e स्क्वायर h होगा ना। अब इसको जोड़ते जाओ, ये हर कोलिजन के बाद, जैसे 1 किलोमीटर की स्पीड हो रही हाफ, 50 थी, 32 थी, हो गई हाफ, फर्स्ट कोलिजन में हाफ 16, फिर हो गई 16, फिर हो गई हाफ 16 का हाफ 8, फिर हो गई हाफ 4, फिर हो गई हाफ 2, फिर हो गई हाफ 1, फिर हो गई हाफ 0.5, 0.25, 0.125, होते चला जाएगा, कभी जीरो कभी नहीं होगा। इट टेक्स इनफाइनाइट कोलिजन टू कम टू रेस्ट। इट वुड undergo infinite number of collisions before coming to rest, नहीं ना? Because velocity after nth collision is equal to e to the power n times of u, होगा ना, where e is less than 1। तो ये बताओ टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन कितना होगा, टोटल टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट। पहला टाइम क्या था, 2u बाई जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ eu बाई जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ e स्क्वायर u बाई जी प्लस प्लस प्लस, दैट इज इक्वल टू अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 2u बाई जी कॉमन 1 प्लस e स्क्वायर प्लस 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 इनफाइनाइट टर्म, एंड दैट इज इक्वल टू 2u बाई जी 1 बाई 1 माइनस e, ये होगा ना। यस सर। इनफाइनाइट जीपी जिसका पहला ए आर स्क्वायर आर क्यूब ए आर टू द पावर अप टू इनफाइनाइट टाइम ए बाय 1 माइनस आर, ए मींस 1 बाय 1 माइनस आर, ये होगा इसका टोटल। ये फाइनाइट आएगा, ये फाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट नहीं, दिस इज फाइनाइट। दूसरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है बताओ। पहला u स्क्वायर बाई 2g, दूसरे में u की जगह क्या, e स्क्वायर ना, u स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, सही है, प्लस e टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर 6 प्लस प्लस प्लस। यहां कॉमन रेशियो e था, बट यहां कॉमन रेशियो e स्क्वायर है, सही रहो। यहां u होता है 2u बाई जी और ये होता है u स्क्वायर बाय 2g। तो यहां कॉमन रेशियो पहले में होगा u स्क्वायर, दूसरे में e टाइम्स ऑफ u का होल स्क्वायर, तीसरे में e स्क्वायर टाइम्स ऑफ u का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ये इनफाइनाइट। ये क्या हो जाएगा बताओ, u स्क्वायर बाय 2g इंटू 1 बाय 1 माइनस e स्क्वायर होगा। सही है। इनफाइनाइट जीपी विथ फर्स्ट टर्म 1
एंड कॉमन रेशियो ई स्क्वायर विच इज लेस देन 1. एग्रीड? ये होगा ना? हाँ सर. दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेंज. दिस इज द टोटल टाइम टेकन. अब बताओ एवरेज स्पीड क्या निकालोगे? सर हाँ, यू स्क्वायर बाय 2g तो हाइट होती है ना? अच्छा उसका 2 टाइम्स होगा ना? हाँ सर, उसका 2 टाइम्स हो जाएगा. 2 टाइम्स होगा. सही बताया, सही बताया. इसका 2 टाइम्स होगा. चलो थैंक यू, मैं भूल गया. 2 टाइम्स होगा. इसका 2 टाइम्स होगा. तो ये हाइट और ये हाइट 2h होगा. सही है. ये हाइट गया फिर हाइट है 2h, यहाँ 2h चला फिर 2h चला फिर 2h चला. इस तरह अगर हमसे पूछा इस पूरे प्रोसेस में एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे बताओ? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. क्या है बताओ? u स्क्वायर बाय जी 1 माइनस ई स्क्वायर, u स्क्वायर बाय जी 1 माइनस दी. ये है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 2u बाय जी बाय 1 माइनस ई. तो क्या आ जाएगा? g से g कट गया, एक u भी कट जाएगा. कितना आ जाएगा? u बाय 2 1 प्लस ई होगा ना? एवरेज स्पीड ये है. इनफाइनाइट टाइम में एवरेज स्पीड ये है. ठीक है. अच्छा चलो, इसमें और बताऊंगा. जब इंपल्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इंपल्सिव फोर्स, एवरेज फोर्स ग्राउंड ने कितना लगाया, एवरेज फोर्स ग्राउंड ने कितना लगाया ये भी निकालेंगे. ठीक है. चलो देखते हैं. पहले ये बताओ. अच्छा टाइम हो गया है. ठीक है. अब हमको क्या लेना है? अरे प्रोजेक्टाइल हवा में जा रहा है, अगर प्रोजेक्टाइल हवा में जा रहा है और वो किसी दीवार या ग्राउंड के साथ कोलाइड करेगा तो उसकी रेंज वगैरह कैसे कैसे बदलेगी. या इसको ले ही लेते हैं, 1 मिनट का काम. देखो मिटा इसको.